दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है और बहुत ही अच्छी प्यारी कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द कॉस्ट ऑफ मेडलिंग। क्या मतलब हुआ दोस्तों? मेडल का MEDDLE मेडल का मतलब होता है दखल देना, किसी चीज़ में दखल अंदाज़ी करना। और जो मेडलिंग है वो नाउन है और कॉस्ट का मतलब कीमत। द कॉस्ट ऑफ मेडलिंग क्या अर्थ हुआ कि दखल अंदाजी, या और दोस्तों इसको हस्तक्षेप भी कहा जाता है, हस्तक्षेप की कीमत। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें, और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस आ वॉशरमैन हैड आ डोंकी एंड आ डॉग। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक पास्ट का पजेसिव वाक्य है। पास्ट पजेसिव का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां ये दिखाएं कि पास्ट में किसी व्यक्ति के पास कुछ था, तो ऐसे वाक्यों में हैड का प्रयोग हेल्पिंग ऑफ के रूप में किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ कि वंस एक बार, आ वॉशरमैन, वॉशरमैन का अर्थ होता है धोबी। एक बार एक धोबी के पास एक कुत्ता और एक गधा और एक कुत्ता था। एवरी मॉर्निंग ही used to load his donkey with heavy bundles of clothes and took him to the river bank। दोस्तों ये जो वाक्य है इसमें इस वाक्य में used to का प्रयोग किया गया है, और used to का प्रयोग पास्ट के वाक्यों में कंसिस्टेंसी को दर्शाने के लिए किया जाता है और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। LOAD लोड का अर्थ होता है बोझ डाल देना, लाद देना। तो क्या अर्थ हुआ कि एवरी मॉर्निंग मतलब कि हर सुबह, ही यूज्ड टू लोड हिज डंकी विद हैवी बंडल्स ऑफ क्लॉथ्स। मतलब क्या हुआ कि वह, हाँ मतलब हर सुबह वह अपने गधे पर भारी कपड़ों के जो बंडल्स थे वो लाद दिया करता था। एंड टुक हिम और उसको ले जाता था, और टेक मतलब ले जाना और ये सेकंड फॉर्म में उसको ले जाता था। टू द रिवर बैंक नदी किनारे पर, रिवर बैंक मतलब होता है नदी किनारे। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि हर सुबह वह अपने गधे पर कपड़ों के भारी जो गट्ठर थे, बंडल्स मतलब गट्ठर, उनको लाद दिया करता था और उसे नदी के किनारे पर ले जाया करता था। ही वुड वॉश द क्लॉथ्स ऑन द रिवर बैंक एंड स्प्रेड दैम टू ड्राई इन द सन। दोस्तों यहाँ भी देखिए वुड का यूज़ किया गया हेल्पिंग वर्ब के रूप में। वुड का प्रयोग भी पास्ट के वाक्यों में कंसिस्टेंसी को दिखाने के लिए किया जाता है, और जब हम वुड का इस्तेमाल करेंगे तो साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। ही वुड वॉश द क्लॉथ्स ऑन द रिवर बैंक। क्या अर्थ हुआ कि वह नदी किनारे पर कपड़ों को धोता। एंड स्प्रेड दैम, स्प्रेड मतलब फैलाना, उनको फैला देता। टू ड्राई सूखने के लिए। इन द सन, दोस्तों सन का मतलब सूरज भी होता है, उसके अलावा धूप को भी सन कहा जाता है। इन द सन मतलब कि धूप में। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? ही वुड वॉश द क्लॉथ्स ऑन द रिवर बैंक एंड स्प्रेड दैम टू ड्राई इन द सन। मतलब वह नदी के किनारे पर कपड़ों को धोता और उन्हें फैला देता धूप में सूखने के लिए। लेटर ऑन मतलब कि बाद में। ही वुड मेक बंडल्स ऑफ दीज ड्राइड क्लॉथ्स। दोस्तों ड्राइड का यहाँ पर इस्तेमाल एडजेक्टिव के तौर पर किया गया है। ड्राइड का मतलब है सूखा हुआ, क्लॉथ्स मतलब कपड़े। तो क्या अर्थ हुआ? लेटर ऑन मतलब कि बाद में। ही वुड मेक बंडल्स ऑफ दीज ड्राइड क्लॉथ्स मतलब क्या हुआ कि बाद में वह इन दीज मतलब इन सूखे हुए कपड़ों का के बंडल्स बनाता, गट्ठर बनाता। एंड लोड दैम और उन्हें लाद देता। ऑन द डोंकी गधे पर लाद देता। अगेन दोबारा
टू टेक देम बैक, उन्हें वापस ले जाने के लिए, टू हिज हाउस, अपने घर। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि वह बाद में उन सूखे हुए कपड़ों के गट्ठर बनाता और उन्हें गधे पर लाद देता, उन्हें वापस अपने घर ले जाने के लिए। द डॉग वुड स्टे एट होम, स्टे मतलब ठहरना, रुकना, जो कुत्ता था वो घर पर रुकता। टू गार्ड द होम, घर की रक्षा करने के लिए, गार्ड मतलब रक्षा करना, घर की रक्षा करने के लिए। आगे देखिए, दो द डोंकी वॉज हार्ड वर्किंग द वॉशरमैन बिहेव्ड वेरी हार्शली विद हिम। क्या अर्थ हुआ? दो, दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, THOUGH, दो का मतलब होता है हालांकि, दो द डंकी वॉज हार्ड वर्किंग। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर वॉज या वर्क का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। और दोस्तों हार्ड वर्किंग को यहाँ पर यूज़ किया गया है एडजेक्टिव के तौर पर। हार्ड वर्किंग का अर्थ होता है परिश्रमी या फिर मेहनती। दो द डोंकी वॉज हार्ड वर्किंग, हालांकि गधा मेहनती था। द वॉशरमैन बिहेव्ड वेरी हार्शली विद देम। और दोस्तों बिहेव का अर्थ होता है व्यवहार करना। और तो क्या अर्थ हुआ कि जो वॉश और हार्शली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है रूखेपन से या सख्ती से। तो क्या अर्थ हुआ कि हालांकि जो गधा था वो मेहनती था। द वॉशरमैन बिहेव्ड वेरी हार्शली विद हिम, जो धोबी था वह उसके साथ बहुत ही सख्त या कह सकते हैं कि रूखे तरीके से व्यवहार करता। ही वुड बीट हिम एंड रिब्यूक हिम ऑफन। दोस्तों यहाँ भी वुड का यूज़ किया गया है जो पास्ट के वाक्यों में किया जाता है रेगुलरिटी को दर्शाने के लिए। ही वुड बीट हिम, वह उसको पीटता। एंड रिब्यूक हिम, रिब्यूक मतलब फटकारना, आप इसे नोट कर लीजिए, REBUKE। तो क्या अर्थ हुआ कि वह उसको पीटता, एंड रिब्यूक हिम, और उसको फटकारता, ऑफन अक्सर उसको फटकारता। व्हेन ही वुड वॉक टू स्लोली, जब वह बहुत धीमा चलता। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जब वह बहुत धीमा चलता तो वह उसको पीटता और उसको फटकारता। और बिहेव इन अ स्टबन मैनर, या फिर वो कभी भी एक जिद, स्टबन का मतलब होता है जिद्दीपन, जिद्दीपन के तरीके से यदि वो मतलब कि व्यवहार करता तो उसको क्या, वो बहुत ज़्यादा पीटता, मतलब उसको पीटता और उसको वो फटकारता। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, द वॉशरमैन वुड टॉक लविंगली विद हिज डॉग एंड गिव हिम मिल्क, ब्रेड एंड मीट टू ईट एज ए रिवॉर्ड फॉर हिज फैथफुलनेस। क्या अर्थ हुआ? ऑन द अदर हैंड मतलब कि दूसरी तरफ द वॉशरमैन वुड टॉक लविंगली। टॉक लविंगली, टॉक मतलब बात करना, लविंगली मतलब प्यार से। और दोस्तों ये एडवर्ब है, एडवर्ब का अर्थ होता है ऐसा शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता को बताए। कि दूसरी तरफ धोबी अपने कुत्ते से प्यार से बात करता, वो टॉक लविंगली विथ हिज डॉग, एंड गिव हिम मिल्क, और उसको दूध देता, ब्रेड देता, एंड मीट और मांस देता, टू ईट खाने के लिए, एज ए रिवॉर्ड फॉर हिज फैथफुलनेस। फैथफुलनेस का मतलब होता है वफादारी, मतलब उसकी वफादारी के इनाम के तौर पर उसको वो मीट, ब्रेड, मिल्क देता उसको। द डोंकी डिड नॉट लाइक दिस डिस्क्रिमिनेटिंग बिहेवियर ऑफ हिज मास्टर। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी नेगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का यूज़ किया जाता है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो इस तरह से क्या अर्थ हुआ? द डोंकी डिड नॉट लाइक दिस डिस्क्रिमिनेटिंग बिहेवियर। दोस्तों डिस्क्रिमिनेटिंग एडजेक्टिव है और बिहेवियर मतलब व्यवहार, और डिस्क्रिमिनेटिंग का मतलब होता है, आप इसे नोट कर लीजिए, भेदभावपूर्ण। तो पूरी तरह लाइन का क्या अर्थ निकला कि द डोंकी डिड नॉट लाइक दिस डिस्क्रिमिनेटिंग बिहेवियर ऑफ हिज मास्टर। मास्टर का अर्थ होता है मालिक, मतलब कुत्ते को अपने मालिक का ये भेदभावपूर्ण व्यवहार पसंद नहीं था। आई वर्क हार्डर दैन द डॉग। और दोस्तों यहाँ पर वर्क हार्ड की सेकंड सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया गया, हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट। तो जब कोई भी कंपैरिजन होगा तो सेकंड डिग्री का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? आई वर्क हार्डर दैन द डॉग, मैं कुत्ते से ज़्यादा मेहनत करता हूँ। एवरी डे, हर दिन, आई कैरी लोड्स ऑफ क्लॉथ्स टू द रिवर बैंक एंड बैक। हर दिन, और कैरी का मतलब था ढोना, मैं ढोता हूँ, लोड्स ऑफ क्लॉथ्स कपड़ों के वज़न को ढोता हूँ, टू द रिवर बैंक नदी के किनारे पथ पर, एंड बैक और वापसी पर। आई कीप स्टैंडिंग
अंडर द स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन। और दोस्तों स्कॉर्चिंग हीट का अर्थ होता है तपतपाती हुई गर्मी, तपतपाती हुई धूप। तो क्या अर्थ हुआ? आई कीप स्टैंडिंग। और दोस्तों यहाँ कीप के बाद फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया गया है। आप इसके स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ ये दर्शाते हैं कोई व्यक्ति किसी काम को बराबर करता रहता है, तो ऐसे वाक्यों में कीप या कीप्स के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं अक्सर मैं वो कम्युनिटी पोस्ट में डालते रहता हूँ, तो आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। छोटे छोटे सवाल होते हैं जिससे आप कुछ ग्रामर भी सीख सकते हैं। तो आगे क्या अर्थ हुआ इसका? आई कीप स्टैंडिंग, मैं खड़ा रहता हूँ। अंडर द स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन, मतलब कि सूरज की चिलचिलाती गर्मी के नीचे मैं खड़ा रहता हूँ। इवन देन, फिर भी, माई मास्टर डज नॉट स्पीक प्रॉपरली विद मी, फिर भी मेरा मालिक मुझसे सही से बात नहीं करता है। प्रॉपरली मतलब ठीक से, फिर भी मेरा मालिक मुझसे ठीक से बात नहीं करता है। ही ऑल्सो बीट्स मी, वह मुझे पीटता भी है। ही गिव्स मी द लेफ्ट ओवर फूड ऑफ हिज फैमिली अपार्ट फ्रॉम द ग्रास। और दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, लेफ्ट ओवर का मतलब होता है बचा खुचा, जो कि एक एडजेक्टिव है। और ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाएंगे तो यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन होगा तब हमें फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होगा। लेकिन यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन होगा तब हमें फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर रूल के हिसाब से फिफ्थ फॉर्म का यूज़ किया गया क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो ही है। तो क्या अर्थ हुआ? ही गिव्स मी द लेफ्ट ओवर फूड ऑफ हिज फैमिली, मतलब वह मुझे अपने परिवार का बचा खुचा खाना देता है। अपार्ट फ्रॉम द ग्रास, अपार्ट मतलब होता है के अलावा, अपार्ट फ्रॉम द ग्रास मतलब घास के अलावा। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि वह मुझे घास के अलावा अपने परिवार का बचा खुचा खाना देता है। द डॉग डज नथिंग एक्सेप्ट लाइंग इन द कूल शेड ऑफ द होम। और दोस्तों आप इसे भी नोट कर लीजिए, EXCEPT, एक्सेप्ट मतलब सिवाय। तो उसने आगे क्या कहा कि द डॉग डज नॉट नथिंग, कुत्ता कुछ भी नहीं करता है, एक्सेप्ट लाइंग इन द कूल शेड ऑफ द होम। शेड मतलब छाया। क्या अर्थ हुआ कि कुत्ता घर की ठंडी छाया में पड़े रहने के अलावा कोई भी कुछ भी नहीं करता है। लाई मतलब पड़े रहना। इन स्पाइट ऑफ दिस, और दोस्तों आप इसे भी जरूर नोट कर लीजिए, इन स्पाइट ऑफ दिस का अर्थ होता है इसके बावजूद। इसके बावजूद ही गेट्स गुड फूड, उसे अच्छा भोजन मिलता है। गुड केयर, अच्छी देखभाल मिलती है। एंड अफेक्शन, और प्यार मिलता है। फ्रॉम द मास्टर, मालिक से। द डोंकी वुड थिंक सैडली, जो गधा था वो बड़े उदास होते हुए इस बात को सोचता। चलिए आगे देखिए। One night while the dog was lying on his rug, the donkey went to him। दोस्तों रग का मतलब होता है कोई ऐसे बिछौना वगैरह जहाँ पर कोई सोता, उसे रग कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ कि एक रात while the dog was lying on his rug, मतलब कि जब, while मतलब जबकि, जब कुत्ता अपने बिछौने पर सोया हुआ था, लेटा हुआ था, लाई मतलब लेटा हुआ था। The donkey went to him, गधा उसके पास गया। एंड सैड इन अ जेलस टोन, और एक जलने वाले स्वर में, मतलब कि कह सकते हैं कि ईर्ष्यालु स्वर में उसने कहा, आई वर्क हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। क्या अर्थ हुआ कि आई वर्क हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, मैं सुबह से शाम तक कड़ा परिश्रम करता हूँ, कड़ी मेहनत करता हूँ। नो मैटर हाउ हॉट और कोल्ड द वेदर इज़, मतलब चाहे कितनी भी मतलब कि गर्मी हो या फिर ठंडा वेदर हो, मौसम हो, मैं सुबह से लेकर शाम तक कड़ी मेहनत करता हूँ। इन स्पाइट ऑफ दिस, इसके बावजूद, आई गेट ओनली रिब्यूक्स एंड थ्रेशिंग फ्रॉम आवर मास्टर। और दोस्तों ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया। जैसे मैंने आपको बताया आई, वी, यू, दे प्लूरल में फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। और गेट मतलब मिलना, प्राप्त होना। तो उसने आगे क्या कहा कि इस मतलब इन स्पाइट ऑफ दिस, इसके बावजूद, आई गेट ओनली रिब्यूक्स एंड थ्रेशिंग फ्रॉम आवर मास्टर, मतलब इस सबके बावजूद मुझे हमारे मालिक से सिर्फ फटकारें और पिटाइयाँ मिलती हैं। यू कीप स्लीपिंग ऑल द टाइम, आप सारा समय सोते रहते हो। स्टिल, फिर भी, ही लव्स यू, वह तुम्हें प्यार करता है। सो मच, वह तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता है। दैट ही ऑलवेज हग्स यू व्हेन ही रिटर्न्स इन द इवनिंग। तो उसने क्या कहा कि यू कीप स्लीपिंग ऑल द टाइम, आप हर समय सोते रहते हो। ही लव्स यू,
स्टिल, और दोस्तों स्टिल का मतलब होता है अभी भी या फिर भी। स्टिल ही लव्स यू, फिर भी वह तुम्हें प्यार करता है। सो मच, इतना ज़्यादा वो तुम्हें प्यार करता है। दैट ही ऑलवेज हग्स यू, कि वो हमेशा तुम्हें हक करता है। हक मतलब गले लगाना, वो तुम्हें गले लगाता है। व्हेन ही रिटर्न्स इन द इवनिंग, जब वह शाम को घर लौटता है। ही ऑल्सो गिव्स यू सॉफ्ट ब्रेड, वह तुम्हें, और दोस्तों ऑल्सो मतलब भी, ही ऑल्सो गिव्स यू सॉफ्ट ब्रेड मतलब वह आपको मुलायम रोटी भी देता है। मिल्क, दूध, एंड जूसी मीट टू ईट, और खाने के लिए रसदार मांस भी देता है। चलिए आगे देखिए। द डॉग लिसन टू हिज ग्रीवेंसेस एंड सेड, और दोस्तों ग्रीवेंसेस का मतलब होता है किसी व्यक्ति की परेशानियाँ, और लिसन मतलब सुनना, ध्यान से कुछ बात को सुनना, और ये सेकंड फॉर्म है। कुत्ते ने उसकी जो ये समस्याएं थी उनको ध्यान से सुना और कहा, फ्रेंड दोस्त, इट इज़ बेटर दैट यू डू नॉट कंपेयर योर वर्क विद माइन। तो उसने क्या कहा कि दोस्त, इट वुड, कि अच्छा होगा कि यदि आप मेरे काम को और अपने काम से तुलना, मतलब आप मेरे काम की अपने काम से तुलना ना करें। मोर ओवर, वैसे भी, आर मास्टर नोज़ वेल हाउ टू कीप हिज एनिमल्स, और वैसे भी जो हमारा मालिक है वो अच्छे से जानता है हाउ टू कीप हिज एनिमल्स, कि वो अपने जानवरों को कैसे कैसे उनको वो रखे। सेइंग दिस, ऐसा कहते हुए, ही क्लोज्ड हिज आइज टू स्लीप, उसने सोने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। चलिए आगे देखिए। एज द डॉग वॉज डोजिंग, और डोज मतलब नींद आना, और जैसे ही जो कुत्ता था वो सो रहा था, द डोंकी सॉ अ थीफ ऑन द वॉल, और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। सी मतलब देखना, सेकंड फॉर्म सो। द डोंकी सॉ अ थीफ ऑन द वॉल, तो क्या अर्थ हुआ कि गधे ने चोर को दीवार पर देखा। रेडी टू जंप, जो तैयार था कूदने के लिए। इनसाइड द हाउस, घर के अंदर जो कूदने के लिए तैयार था। आगे देखिए। ही वोक अप द डॉग, उसने कुत्ते को जगाया। एंड टोल्ड हिम, और उसको बताया, अबाउट द थीफ, चोर के बारे में। द डॉग लुक्ड एट द थीफ, और ये सेकंड फॉर्म है। लुक मतलब देखना, सेकंड फॉर्म लुक्ड। कुत्ते ने चोर को देखा। ही देन सेड टू द डोंकी, फिर उसने गधे से कहा, डू योर वर्क एंड लेट मी डू माई जॉब। तो उसने क्या कहा कि आप मतलब तुम अपना काम करो और मुझे मेरा काम करने दो। डू नॉट मैडल विद माई वर्क प्लीज़, मैडल मतलब हस्तक्षेप करना, कृपया मेरे काम में। डू नॉट मैडल विद माई वर्क प्लीज़, कृपया मेरे काम में हस्तक्षेप मत करो, दखलंदाजी मत करो। सेइंग सो, ऐसा कहते हुए, ही पुट हिज हेड ऑन हिज पॉज, उसने अपने सर को अपने पंजों पर रख दिया। एंड वेंट टू स्लीप अगेन, और वो दोबारा सोने चला गया। चलिए आगे देखिए। द डोंकी लुक्ड एट द थीफ एंड थॉट, जो गधा था उसने चोर को देखा। एंड थॉट, और सोचा, द डॉग हैज़ बिकम लेजी एंड डिसलॉयल टू द मास्टर। और दोस्तों इस वाक्य में देखिए हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया। ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना पाया जाना। ऐसे वाक्यों में हैज़ या हैव का इस्तेमाल किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में सातवें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। बिकम का अर्थ होता है बनना, और ये थर्ड फॉर्म भी है। लेजी मतलब आलसी, और आप इसे भी नोट कर लीजिए, DISLOYAL। डिसलॉयल का अर्थ होता है बेवफा। तो क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों इस शब्द को आप ऐसे भी समझ सकते हैं। डिसलॉयल का मतलब हो गया जो व्यक्ति में, जिस व्यक्ति में निष्ठा ना हो, हरामखोर भी इसको कहा जाता है। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि द डोंकी लुक एट द थीफ एंड थॉट, क्या अर्थ हुआ कि गधे ने चोर को देखा और सोचा। द डॉग हैज़ बिकम लेजी एंड डिसलॉयल टू द मास्टर, कि जो कुत्ता है वो मालिक के प्रति नमक हराम और आलसी हो गया है, हो चुका है। आई मस्ट अलर्ट द मास्टर सो दैट द थीफ डज नॉट सक्सीड इन हिज इविल प्लान। क्या अर्थ हुआ? आई मस्ट अलर्ट द मास्टर। दोस्तों मस्ट का प्रयोग आवश्यक सलाह को दर्शाने के लिए किया जाता है, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। और अलर्ट का मतलब होता है किसी को सतर्क करना, किसी को आने वाले खतरे के बारे में आगाह करना। तो उसने क्या सोचा कि आई मस्ट अलर्ट द मास्टर, मुझे अवश्य ही मालिक को सतर्क करना चाहिए। सो दैट, ताकि द थीफ डज नॉट सक्सीड इन हिज इविल प्लान, ताकि चोर हिज मतलब अपने, इविल प्लान मतलब कि बुरी योजना, ताकि चोर अपने बुरी योजना में सफल ना हो। तो उसने सोचा कि मतलब मुझे अवश्य ही अपने मालिक को आगाह करना चाहिए, सतर्क करना चाहिए, ताकि चोर चोर का जो एक बुरा इरादा है उसमें वो सफल ना हो। दिस वे, इस तरह से द मास्टर विल बी हैप्पी
विद मी, इस तरह से जो मालिक है वो मुझसे खुश होगा। ही विल स्टार्ट लविंग मी, वह मुझे प्यार करने लगेगा। एंड केयरिंग फॉर मी, और वो मेरा ध्यान रखने लगेगा। आगे देखिए, थिंकिंग सो, ऐसा सोचते हुए, ही बिगेन टू ब्रे लाउडली। ब्रे का मतलब होता है रेंकना। गधे जिस तरह की आवाज़ निकालते हैं उसको ब्रे कहा जाता है। तो ये ऐसा सोचता हुआ और लाउडली, ज़ोर से, जो गधा था वो ज़ोर ज़ोर से रेंकने लगा। हियरिंग हिम ब्रेइंग, उसको रेंकना सुनकर द थीफ रैन अवे क्विकली, जो चोर था वो जल्दी से भाग गया। द मास्टर हु गॉट डिस्टर्ब फ्रॉम हिज स्लीप, जो मालिक था जो अपनी नींद से जो था वो डिस्टर्ब हो गया। हु गॉट डिस्टर्ब फ्रॉम हिज स्लीप बाय द लाउड नॉइज़, मतलब इस भारी आवाज़ से, ऑफ ब्रेइंग, रेंकने की भारी आवाज़ से। केम आउट, बाहर आया। रबिंग हिज आइस, वो अपनी आंखों को रब करता हुआ, रगड़ता हुआ बाहर आया। रब मतलब रगड़ना। तो जाहिर सी बात है, जैसा यहाँ तक कहानी में था, वो व्यक्ति सो रहा था और अचानक जब उसने आवाज़ सुनी तो वो आंखों को रगड़ता हुआ बाहर आया। फाइंडिंग द डोंकी ब्रेइंग लाउडली विदाउट एनी रीज़न, क्या अर्थ हुआ कि गधे को बिना किसी वजह के ज़ोर ज़ोर से रेंकता हुआ पाकर, ही गेव हिम ए साउंड बीटिंग, उसने उसकी अच्छे से पिटाई की। विद अ वुडन स्टिक, एक लाठी, लकड़ी की लाठी से। एंड वेंट ऑफ टू स्लीप अगेन, और फिर दोबारा वो सोने चला गया। आगे देखिए, आई हैड वॉन्ड यू नॉट टू मेडल विद अदर्स। और दोस्तों यहाँ देखिए, हैड के साथ थर्ड फॉर्म है, तो ये पास्ट परफेक्ट है। जिस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ या हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, ठीक उसी तरह से पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। वॉर्न का मतलब होता है किसी को चेताना, चेतावनी देना, थर्ड फॉर्म में वॉन्ड। तो यहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म है, तो ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। आई हैड वॉन्ड यू नॉट टू मेडल विद अदर्स जॉब, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि दूसरों के काम के साथ काम में हस्तक्षेप ना करें। हैड यू लिसन टू माई एडवाइस, यदि आपने मेरी सलाह को सुना होता, यू वुड हैव बीन इंजॉइंग ए साउंड स्लीप, आप एक अच्छी नींद का आनंद ले रहे होते। सेट द डॉग बिफोर स्लीपिंग अगेन, कुत्ते ने दोबारा सोने से पहले ऐसा कहा। द डोंकी हु वॉज स्टिल ग्रोनिंग विद पेन हैड गॉट ए गुड लेसन। और दोस्तों, ग्रोन का मतलब कराहना। जो गधा था, हु वॉज स्टिल ग्रोनिंग विद पेन, जो अभी भी दर्द से कराह रहा था, हैड गॉट ए गुड लेसन, उसे एक अच्छा सबक मिल चुका था। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से ये छोटी सी मनोरंजन वाली कहानी ख़त्म होती है। और यदि मैं कहानी के बारे में बताऊं, और यदि कहानी, वैसे यहाँ मोरल को मेंशन नहीं किया गया, लेकिन जो मोरल है वो सहज ही आप इस चीज़ का समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कहानी का क्या मोरल हो सकता है। जो मोरल है वो यही है कि हमें दूसरे के कामों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, उससे हमें बचना चाहिए। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी। यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, आपने आज कुछ सीखा हो इस वीडियो के माध्यम से, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।